आज का रिवीजन का टॉपिक है रिफंड ऑफ जीएसटी। जीएसटी में जो रिफंड मिलता है हमें, उसके लिए हमारे पास सेक्शन नंबर 54 है, जहां पे हमें रिफंड के प्रोविजन बताए हुए हैं। तो स्टार्टिंग में आप हेडिंग देखो, कौन कौन सी अमाउंट के हमें नॉर्मली रिफंड मिलते हैं। तो 6 कैटेगरी आपको दिख रही है। रिफंड ऑफ प्री डिपॉजिट फॉर फाइलिंग अपील, डिटेल में इनको भी डिस्कस करते हैं। पहले हेडिंग देख लो एक बार। अगर कोई अपील करते वक्त मैंने कोई प्री डिपॉजिट दिया है और अपील्स में डिसीजन मेरे फेवर में आता है, तो जो मैंने प्री डिपॉजिट दिया है वो मुझे वापस मिलता है, तो वो जो वापस मिलेगा उसी को हम बोलते हैं रिफंड ऑफ प्री डिपॉजिट। वो किस तरीके से रिफंड लेना होगा, क्या उस पर कोई इंटरेस्ट मिलेगा, वो सब चीजें हम यहाँ पे प्रोविजंस में देखेंगे। दूसरा है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेटेड सप्लाई में किस तरीके से रिफंड मिलेंगे। थर्ड कैटेगरी है डीम्ड एक्सपोर्ट्स की। फोर्थ है इन्वर्टेड रेटेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, जहाँ पे इनपुट्स पे रेट ऑफ टैक्स हाइयर होती है और आउटपुट पे हमारी टैक्स ऑफ रेट लोअर होती है। ऐसे केस को हम बोलते हैं इन्वर्टेड रेटेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। उसके अगला आता है प्रोविजनल असेसमेंट का कंसेप्ट। उसके बाद आता है हमारा एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स। हमने कोई टैक्स ज्यादा जमा करा दिया तो वो हम रिफंड मांग सकते हैं वापस। चलो वन बाय वन चलते हैं हम। सबसे फर्स्ट आता है हमारा प्री डिपॉजिट। अपील्स का अगर आपको थोड़ा भी याद हो चैप्टर, तो वहां पे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के बाद हम फर्स्ट अपील किसको करते हैं? एपलेट अथॉरिटी को करते हैं। ठीक है, जब भी हम एपलेट अथॉरिटी को अपील करेंगे तो हमें ये दो अमाउंट डिपॉजिट करानी होगी। कौन सी ये दो अमाउंट? जो मैं एग्रीड अमाउंट है, ठीक है, जिस अमाउंट को मैं एडमिट करता हूँ, टैक्स, इंटरेस्ट, फाइन, फीस, पेनल्टी, मतलब टैक्स का ड्यू होगा या अदर ड्यू होगा। अगर वो मैंने एडमिट कर लिया, मतलब मैं उससे एग्री करता हूँ, तो वो तो मुझे 100% पे करना पड़ेगा। और जो टैक्स इन डिस्प्यूट है, ध्यान रखना, केवल टैक्स इन डिस्प्यूट की बात कर रहे हैं। जो टैक्स इन डिस्प्यूट है, इसका 10% मुझे डिपॉजिट करना पड़ेगा। अगर ये मैंने डिपॉजिट नहीं किए तो मेरी अपील्स स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, अब ये पैसे मैंने जमा करा दिए और अपील में ये पता लगा कि मेरे फेवर में डिसीजन आया है, डिसीजन इन फेवर ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। तो ऐसे केस में क्या होगा, ये जो मैंने जमा कराया था, देखो जो मैंने एडमिट कर लिया वो तो ऑब्वियसली डिस्प्यूट में था ही नहीं, तो जो मैंने 10% जमा करा दिया वो मुझे क्या हो जाएगा, रिफंडेबल। क्या इस पे इंटरेस्ट मिलना चाहिए? क्या इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन 60 दिन बाद। बिल्कुल, रिफंडेबल प्लस इंटरेस्ट होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करेगा। ठीक है, इंटरेस्ट इफ एनी लिख देता हूं मैं एक बार। तो इंटरेस्ट हम देखेंगे, इंटरेस्ट मिलता है या नहीं मिलता। चलो क्लियर है, ये तो सिंपल सा एकदम, इसमें कोई भी ऐसी स्पेशल चीज नहीं है। दूसरी बात आती है कि अगर ये अमाउंट रिफंडेबल है तो क्या ये ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट में आ जाएगा? नहीं आएगा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ता है? अप्लाई करना पड़ेगा रेलिवेंट डेट से 2 साल तक। रिफंड क्लेम है ना, रिफंड क्लेम फॉर्म भरना पड़ता है। कौन सा क्लेम फॉर्म होता है? 01 RFD 01। तो आपको यहाँ पे RFD 01 फॉर्म भरना है, जो अभी हम नीचे पढ़ेंगे। कितने टाइम में फाइल करना होता है ये फाइल करना ऑर्डर से 2 साल के अंदर। 2 साल होता है विद इन 2 years फ्रॉम, कहाँ से 2 years? ऑर्डर रेलेवेंट डेट रेलेवेंट डेट से। हाँ जी, तो इस केस में रेलेवेंट डेट क्या होगी? ऑर्डर ऑफ एपेलेट अथॉरिटी। सिंपल, एपेलेट अथॉरिटी का जो ऑर्डर होगा यहाँ पे, वहां से 2 साल के अंदर अंदर हम अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है फर्स्ट केस? यस सर। चलो सेकंड पे आते हैं, हमारा जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेटेड सप्लाई क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये,
तो हमें IGST का सेक्शन 16(1) है, वहां पे बता रखा है जीरो रेटेड सप्लाई क्या होता है। याद है क्या आपको? सप्लाई टू सेल्स डेवलपर, सेल्स यूनिट और एक्सपोर्ट। चलो शॉर्ट में लिख देते हैं हम। जीरो रेटेड सप्लाई को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था हमने। एक तो था सप्लाई टू या बाई सेज। बोलो, सेज करेगा तो जीरो रेटेड हो वैसा गया, वैसा इसको करेंगे टू सप्लाई टू टू सेज हाँ। यूनिट। अगर सेज यूनिट को मैं सप्लाई कर रहा हूं तो इसको जीरो रेटेड बोलेंगे। सप्लाई टू सेज डेवलपर। और थर्ड इसमें कैटेगरी आती है हमारी एक्सपोर्ट। गुड्स का एक्सपोर्ट या सर्विस का, या दोनों? एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स और सर्विस दोनों यहाँ पे आते हैं। अब एक चीज और बताओ, जो सप्लाई टू सेज है वो इंट्रा स्टेट होनी चाहिए या इंटर स्टेट? क्योंकि यहाँ पे IGST की बात कर रहे हैं। सप्लाई टू सेज इंट्रा स्टेट वाली जीरो रेटेड मानी जाएगी या इंटर स्टेट वाली? इंट्रा और इंटर दोनों में IGST लगता है सेल्स को सप्लाई करने। इंट्रा और इंटर दोनों ही जीरो रेटेड में आ जाएगी। आंसर तुम्हारा पूरा सही नहीं है। यहाँ पे आपको याद हो तो सेज को अगर मैं सप्लाई करूंगा तो वो हमेशा इंटर स्टेट ही मानी जाती है ना? आएगा याद? हाँ। तो सेज को सप्लाई करने में इंट्रा स्टेट होती नहीं है कभी। ये जो तीनों ट्रांजेक्शन है ये कभी भी इंट्रा स्टेट हो ही नहीं सकती। तो ये तीनों आपकी मानी जाती है जीरो रेटेड सप्लाई। अब इन तीनों सप्लाई में 2 ऑप्शन दे रखे हैं गवर्नमेंट ने हमें। देखो, जब भी हम जीरो रेटेड सप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। कौन कौन से? एक तो आपको याद आ रहा है? और एक विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। बिल्कुल, एक तो होता है विद पेमेंट ऑफ टैक्स, विद पेमेंट ऑफ IGST लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे केवल IGST लगता है। और सेकंड ऑप्शन जो है वो है विदाउट पेमेंट ऑफ IGST। दोनों में से कोई भी ऑप्शन हम चूज कर सकते हैं। पर जब विदाउट पेमेंट ऑफ IGST होगा तो वो अंडर क्या होगा? अंडर बॉन्ड या फिर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग वहां पे हमें देनी पड़ती है। अब रिफंड किस तरीके से मिलता है इसका? अगर विद पेमेंट ऑफ IGST है तो किस चीज का रिफंड मिलता है? आउटवर्ड टैक्स का पूरा। बिल्कुल, रिफंड ऑफ IGST पेड ऑन जीरो रेटेड सप्लाई। सिंपल, जीरो रेटेड सप्लाई पे जो IGST पे किया है मैंने। अब पेमेंट का मतलब ये नहीं होता कि कैश में पे किया है। अगर मैंने वो ITC यूटिलाइज करके भी पे किया है तो भी मुझे पूरी अमाउंट का रिफंड मिलेगा। ठीक है, दूसरी तरफ चलें। अगर मैंने विदाउट पेमेंट ऑफ IGST एक्सपोर्ट किया है तो क्रेडिट तो मुझे रिफंड मिलेगा, रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड ITC। अब मुझे ये बताओ, अनयूटिलाइज्ड ITC इनपुट्स का होगा, इनपुट सर्विस का होगा, कैपिटल गुड्स का होगा या तीनों का होगा? कैपिटल गुड्स का नहीं होगा। नहीं, कैपिटल गुड्स का नहीं। वेरी गुड। कैपिटल गुड्स का कभी भी हमें रिफंड नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ITC जो इनपुट और इनपुट सर्विस का होगा केवल उसी का रिफंड मांग सकते हैं। क्लियर है? यस सर। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी है। यहाँ पे मैक्सिमम रिफंड कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला भी होता है। ITC into zero rated upon adjusted turnover। क्या बताया आपने? नेट ITC। हाँ। नेट ITC मल्टीप्लाई बाई जीरो रेटेड सप्लाई का टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई अपॉन divided by एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। चलो वेरी गुड। अब इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना होता है? नेट ITC मतलब तो क्या कि केवल और केवल इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज का जो ITC इनपुट है एंड वो। सर्विसेज की। ठीक है, जीरो रेटेड सप्लाई का टर्नओवर कैसे कैलकुलेट होता है?
पता है किसी को? इसमें exempted और हाँ सर, zero इसमें rated सर है। exempted सप्लाई तो इंक्लूड करते हैं। अगर देखो exempted जीरो सप्लाई रेटेड अगर सप्लाई का exempted टर्नओवर होगा तो गुड्स का तो कैसे होगा? दो केस है इसमें। गुड्स का कौन कौन सा टर्नओवर लेंगे हम? उसका तो टर्नओवर लेंगे Exempt और जितना zero rated। एग्जेम्प्ट भी? exempt अगर हाँ exempt भी अगर एक्सपोर्ट हो रहा है तो हाँ, वो तो जीरो रेटेड में आ गया ना। जीरो रेटेड मतलब तो हमने 3 कैटेगरी देख ली। अब वो प्रोडक्ट कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता फिर। हाँ कोई सा भी प्रोडक्ट। हाँ जी, अब गुड्स में कौन सी टर्नओवर लेनी है हमें? जीरो रेटेड की। और सर्विस में कौन सी लेनी है? ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इसमें। सर ऑडियो स्किप हो गया, एक बार वापस बताएंगे क्या? हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि गुड्स के केस में हमें टर्नओवर कैसे निकालना है और सर्विस के केस में कैसे निकालना है? गुड्स के केस में तो वो निकालना है जो सप्लाई बिना टैक्स के पेमेंट की होगी। गुड्स में तो बहुत सिंपल है। देखो गुड्स में क्या होता है, गुड्स फिजिकली इंडिया से बाहर जाता है ना। उसके लिए हम शिपिंग बिल फाइल करते हैं। तो जो एक्चुअल में गुड्स एक्सपोर्ट हुआ है, तो यहाँ मैं सिंपली लिख देता हूँ गुड्स एक्सपोर्टेड, सिंपल। इसमें कोई चीज आपको देखनी नहीं है। गुड्स एक्सपोर्ट कब होते हैं? जब 12 नॉटिकल माइल्स को क्रॉस कर जाते हैं, है ना। सर्विस में दिक्कत है। सर्विस कोई फिजिकली तो जा नहीं रही कि हमें डेट पता लग जाए। इसको किस तरीके से काउंट किया जाता है? देखो इसके लिए एक फॉर्मेट बना देता हूँ, इस तरीके से समझ लेना आप। पेमेंट रिसीव्ड ड्यूरिंग रेलेवेंट टैक्स पीरियड, मतलब जिस टैक्स पीरियड का हम अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का रिफंड मांग रहे हैं, एक बार तो उस पीरियड में जितना भी पेमेंट मिला है उस सबको जोड़ दो। अब आपको क्या देखना है, इस पेमेंट में कुछ पेमेंट तो एडवांस होगा और कुछ पेमेंट पहले वाली सप्लाई का होगा। ऐसे ही होता है क्या? हाँ देखो इसमें अगर कोई एडवांस में मिला है पैसा तो ऐड नहीं लेस कर दो, कर देंगे क्योंकि वो काउंट नहीं होगा। तो इसका Less। सिंपल सा रूल आपको मैंने याद करवाया था, वो रूल याद कर लो आप। तो जिस दिन पी और सी दोनों कंप्लीट हो जाए ना जिस टैक्स पीरियड में, उसी टैक्स पीरियड में हम इसका टर्नओवर जोड़ेंगे। तो देखो अगर पेमेंट मिल चुका है मुझे, सप्लाई भी इसी रेलेवेंट पीरियड में हुई है, तो वो तो जोड़ देंगे। अगर मुझे पेमेंट मिल चुका है और सप्लाई में करूंगा अगले टैक्स पीरियड में, तो उसको लेस कर दो। तो यहाँ पे हम लेस कर देंगे एडवांस रिसीव्ड को। एडवांस रिसीव्ड अगर कुछ है इसमें से तो वो हम लेस कर देंगे। और ऐसा हो कि कोई पुरानी सप्लाई है ना, जिसका पेमेंट पहले आ चुका है पर सप्लाई अभी हुई है, तो ऐड करोगे उसको? हाँ। पेमेंट तो आ चुका है पहले टैक्स पीरियड में, सप्लाई इसमें हुई है, तो मैं लिख रहा हूं सप्लाई मेड ड्यूरिंग relevant tax period and payment received in earlier tax period। तो देखो 3 पॉइंट लिखने में तो मैंने लिखे हैं, पर लॉजिकली आप देखोगे तो आपके पास ये सिचुएशन आएगी कि जिस टैक्स पीरियड में पेमेंट और सर्विस कंप्लीट दोनों होते हैं, केवल वही टर्नओवर में ऐड करना है। क्लियर है? क्लियर है क्या सारा? आपको लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। सर इसके 2 पार्ट में कर दीजिए ना इसको भी। इसको 2 पार्ट में जूम कर दीजिए एक। अच्छा देखो पहले तो आप ये लिख लो, मेन जो है आईजीएस जीरो रेटेड किसको बोला था वो, और जीरो रेटेड में 2 ऑप्शन है वो। ठीक है, तो जीरो रेटेड का टर्नओवर तो कैसे निकालना है वो पता लग गया। अब एक और बात आ रही है इसमें, ये जो एडजस्टेड टर्नओवर है इसका क्या मतलब है? एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में एग्जाम सप्लाई आएगी क्या? बस केवल इतना बता दो। नहीं आएगी, तो इसको मैं लिख देता हूँ एक्सक्लूडिंग एग्जेम्प्टेड सप्लाई। यहाँ पे एग्जेम्प्टेड सप्लाई नहीं आती है, ध्यान रखना, क्योंकि एग्जेम्प्टेड सप्लाई क्यों नहीं आती?
क्योंकि अगर हमारी आउटवर्ड सप्लाई एग्जेम्प्टेड है तो उससे रिलेटेड तो हमें आईटीसी मिलना ही नहीं चाहिए। मिलेगा ही नहीं तो रिफंड की तो बात ही नहीं होगी, वहां पे इनएलिजिबल आईटीसी हो जाता है वो। ठीक है, हटा दूं? हाँ चलो अब इधर आ जाओ आप, यहाँ से देख लेते हैं हम इन्होंने जो नोट्स में हमें दे रखा है। देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने वो दो ऑप्शन बता रखे हैं जो हमने अभी पढ़े थे, विद पेमेंट और विदाउट पेमेंट। अगर हम आईटीसी का रिफंड ले रहे हैं तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। नेट आईटीसी का मतलब केवल इनपुट्स और इनपुट सर्विस का आईटीसी। जीरो रेटेड सप्लाई का टर्नओवर गुड्स का कैसे होगा? एक्चुअल एक्सपोर्ट के बेसिस पे। जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस का कैसे होगा? लॉजिकली याद कर लेंगे, पी और सी जब दोनों हो जाते हैं उस टैक्स पीरियड में हम टर्नओवर ऐड कर देंगे। और एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, हाँ एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, हालांकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा नहीं देते वो कभी भी। यहाँ जो टर्नओवर है ना वो टर्नओवर इन स्टेट आएगा, एग्रीगेट टर्नओवर नहीं आएगा। डिफरेंस पता है आपको क्या होता है एग्रीगेट टर्नओवर और टर्नओवर इन स्टेट में? पूरे सारे एस्टैब्लिशमेंट का नहीं आएगा जो पर्टिकुलर स्टेट नहीं उसके। क्या? तेज बोलो थोड़ा, आवाज नहीं आ रही मेरे पास। हेलो, मतलब इंटर स्टेट का नहीं आएगा, सिर्फ इंटर स्टेट टर्नओवर एंड हो। नहीं ये नहीं होता। और दूसरा इसमें लिखा है कि एग्जाम सप्लाई नहीं जोड़ना। टर्नओवर इन स्टेट ये नहीं होता। देखो टर्नओवर इन स्टेट क्या होता है, एक बार वापस देख लो अच्छे से। मान लो एक कंपनी है ए लिमिटेड, ठीक है, और इस ए लिमिटेड की दो ब्रांचेज है, एक जयपुर में है और एक मुंबई में। अब मुझे बताओ दोनों के पास एक ही रजिस्ट्रेशन होगा या अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। अलग अलग होगा। तो देखो ये भी रजिस्टर्ड पर्सन है, ये भी रजिस्टर्ड पर्सन है, दोनों के पास सेपरेट रजिस्ट्रेशन है, तो दोनों को क्या बोलते हैं हम? डीपी बोलते हैं ना, सही है? बोलो। हाँ सर। yes. अब मुझे ये बताना है आपको कि मैं बोल रहा हूँ जयपुर का जो टर्नओवर है ना, जयपुर का इंडिविजुअल ब्रांच का जो टर्नओवर है वो तो है सपोज 50 lakhs, और जो मुंबई वाली ब्रांच का टर्नओवर है ना इंडिविजुअल टर्नओवर, वो है 70 lakhs। अब आपको यहाँ पे दो चीजें देखनी है कि एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है और टर्नओवर इन स्टेट क्या होता है। इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट से कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखना। जयपुर का जो 50 lakhs का टर्नओवर है इसमें इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट जीरो रेटेड सब कुछ शामिल है इसके अंदर। तो जयपुर के अंदर कोई सप्लाई हुई है वो भी 50 लाख में है, जयपुर से कोई दिल्ली में सप्लाई हुई है वो भी 50 lakhs में शामिल है। लास्ट क्वेश्चन मैंने पूछा है आपसे, जयपुर का एग्रीगेट टर्नओवर कितना है यहाँ पे? जयपुर का एग्रीगेट है 50 और 70 110। 1,30,00,000, सही है? तो देखो मैं पूछ रहा हूँ आपको, जयपुर की मैं बात कर रहा हूँ, अगर जयपुर ब्रांच के लिए मुझे एग्रीगेट टर्नओवर लिख रहा होगा तो मैं बोलूंगा 130 lakhs। लेकिन अगर मुझे जयपुर के लिए टर्नओवर इन स्टेट बोलना होगा तो कितना बोलूंगा मैं? 50 lakhs। तो देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऐसा क्वेश्चन देते नहीं है वो मल्टीपल ब्रांचेज का, वो आपको हमेशा एक ही ब्रांच का क्वेश्चन देंगे जिसमें आपको एग्रीगेट बोलो या टर्नओवर इन स्टेट बोलो एक ही बात होगी, ठीक है? पर टेक्निकली जाएंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। क्लियर है अब? एग्रीगेट 120 होगा ना? हाँ टोटल 120 हो रहा है इनका, एग्रीगेट 120 है। और अगर यहाँ पे मैं मुंबई का पूछूं आपसे तो 70 मुंबई 120 का एग्रीगेट टर्नओवर भी 120 रहेगा। टर्नओवर इन स्टेट कितना हो जाएगा? 70 लाख। तो अब देखो आप जब कैलकुलेशन कर रहे होगे, सपोज आप जयपुर के लिए रिफंड मांग रहे हो, तो आपके जो एडजस्टेड टर्नओवर है उसमें कितना आना चाहिए? 50 lakhs ही आना चाहिए, 120 lakhs नहीं आना चाहिए। समझ रहे हो क्या? समझ गए?
यस सर। चलो आ जाते हैं फिर अब नेक्स्ट पे। दो कैटेगरी हो गई हमारी। थर्ड आता है हमारे पास डीम्ड एक्सपोर्ट्स। डीम्ड एक्सपोर्ट्स का मतलब होता है कि एक्चुअल में गुड्स इंडिया लीव नहीं किए हैं, इंडिया के बाहर नहीं गए हैं, पर फिर भी उनको एक्सपोर्ट्स की कैटेगरी में माना जा रहा है, तो इसलिए हम उसको शब्द लिख देते हैं डीम्ड एक्सपोर्ट। ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटी है? देखो एक्ट में तो ऐसी एक भी एक्टिविटी नहीं लिखी हुई जिसको डीम्ड एक्सपोर्ट बोलते हैं, पर एक्ट ने पावर दे रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो किसी भी एक्टिविटी को नोटिफाई करके डीम्ड एक्सपोर्ट बना सकती है। तो ये है लिस्ट जो कि गवर्नमेंट ने नोटिफाई की है डीम्ड एक्सपोर्ट के लिए, है ना। किसको? अगर हम एडवांस अथोराइजेशन का लाइसेंस लेके कोई चीज सप्लाई कर रहे हैं इंडिया में तो वो होगी डीम्ड एक्सपोर्ट। अगर हमारे पास लाइसेंस है ईपीसीजी का, तो ये सारे एफटीपी में आपने पढ़े हुए हैं तो आपके लिए नए शब्द नहीं है। अगर आप सप्लाई कर रहे हो ईओयू को, ईओयू, ईएसटीपी, एसटीपी, बीटीपी, और अगर कोई सप्लाई कर रहा है गोल्ड, कौन? बैंक या फिर पीएसयू, अगेंस्ट एडवांस अथोराइजेशन। तो कुल मिला के आप सीधा सीधा आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये दो तो आपकी एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स के अंडर, जब हम हमारा एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरा कर देते हैं उसके बाद इंडिया में सप्लाई करना हमें अलाउ हो जाता है, तो उसको हम डीम्ड एक्सपोर्ट मानेंगे। एक हम बोल रहे हैं जैसे सेज यूनिट होती है उसी की तरह से ईओयू यूनिट्स भी होती है ना, पर ये सेज के अंदर नहीं होती इसलिए इनको सेज का स्टेटस नहीं मिल रहा, तो इनको अगर सप्लाई करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा? डीम्ड एक्सपोर्ट्स। ठीक है, क्लियर है ये बात? फिर देखो इसके बाद हमें प्रोसेस दे रखा है कि ईओयू को जब सप्लाई किया जाएगा तो क्या प्रोसेस होगा। डीम्ड एक्सपोर्ट्स क्लासिफाई करने के लिए प्रोसेस क्या होगा उसका? तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। पहली बात तो सप्लाई होने से पहले प्रायर इंटीमेशन देना पड़ेगा जीएसटी ऑफिसर को, है ना। तो मैं ऐसे शॉर्ट एक एग्जांपल लिख देता हूं। देखो ये ए लिमिटेड है जो कि सपोज जयपुर का है, और ये मान लेते हैं ई लिमिटेड है जो कि ईओयू यूनिट है, ये सपोज दिल्ली का है। अब ईओयू वाले को क्या करना है वो बता रखा है हमें। ईओयू वाला क्या करेगा? एक प्रायर इंटीमेशन भेजेगा। किस किस को? 3 लोगों को इंटीमेशन देना है इसको। एक तो ये देगा सप्लायर को इंटीमेशन, दूसरा ये देगा सप्लायर का जो ऑफिसर है। देखो इस सप्लायर का जो जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर है, जीएसटी ऑफिसर, इसका अलग होगा और इसका अलग होगा। ये तो पता है आपको, जीएसटी ऑफिसर अलग अलग होंगे ना दोनों जुरिस्डिक्शन के। यस सर। तो देखो वो 3 जगह इंटीमेशन भेजेगा। एक भेजेगा सप्लायर को, एक भेजेगा सप्लायर वाले जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर को, एक भेजेगा खुद के जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर को। ठीक है, तो प्रायर इंटीमेशन के बाद ही गुड सप्लाई हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे। तो ये तो हो गया आपका प्रायर इंटीमेशन। उसके बाद बोल रहे हैं कि इंटीमेशन देने के बाद यहाँ सप्लायर गुड्स कर देगा सप्लाई अंडर टैक्स इनवॉइस। ठीक है, जैसे ही गुड्स मिल जाएंगे, ईओयू को गुड्स मिल जाएंगे, मिलने के बाद ईओयू को क्या करना है? वो जो टैक्स इनवॉइस आया है उसको एंडोर्स करके दोबारा तीनों जगह भेज देना है। ठीक है, और यहाँ पे मान लिया जाएगा कि यहाँ पे डीम्ड एक्सपोर्ट हो गया। इसके लिए कुछ फॉर्म आपको मेंटेन करके रखने पड़ेंगे, जैसे फॉर्म बी है, इसमें डिटेल मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। किसको? ईओयू को, है ना। ऑफिसर कभी भी मंगवा सकता है। प्लस इनको डिटेल सबमिट भी करनी होती है अगले महीने की 10 तारीख तक। जितनी भी डीम्ड सप्लाई इन्होंने ली है वो सारी अगले महीने की 10 तारीख तक इनको सीडी या पेन ड्राइव में डिजिटल फॉर्म में फॉर्म बी सबमिट करना होता है। बस इतना सा इसमें ध्यान रखना है आपको, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सर एक बार वापस बताओ ना, समझ में नहीं आया। ये क्या बोलना चाह रहा है? ईओयू के केस में डीम्ड एक्सपोर्ट कैसे मानेंगे? क्या ए लिमिटेड ने सप्लाई कर दिया ई लिमिटेड को तो डीम्ड एक्सपोर्ट मान लेंगे क्या? नहीं। तो यहाँ पे देखो प्रोसेस बोला है इनको, क्या? सप्लाई होने से पहले ईओयू यूनिट जो है वो 3 लोगों को इंटीमेशन भेजेगी। इंटीमेशन क्या? कि मैं डीम्ड एक्सपोर्ट वाली सप्लाई ले रहा हूँ। किस किस को भेजेगी? जिनसे गुड्स चाहिए सप्लायर को भेजेंगे, सप्लायर का जो जीएसटी ऑफिसर होगा उसको भेजेंगे, और जो ईओयू का जीएसटी ऑफिसर होगा उसको भेजेंगे।
यहाँ तक तो आ गया समझ में? आगे हाँ क्या यहाँ सर। तक समझ में? हाँ सर। हाँ बोलते रहो आप। हाँ सर हाँ। अब इसके बाद आ रहा है सेकंड स्टेप। इंटीमेशन भेजने के बाद ए लिमिटेड जो है वो गुड सप्लाई कर देगा अंडर टैक्स इनवॉइस, तो टैक्स इनवॉइस बना के भेज देगा वो। ये भी हो गई। इसके बाद क्या होगा, जो टैक्स इनवॉइस ईओयू के पास आया है उस टैक्स इनवॉइस को एंडोर्स करने का मतलब क्या होता है, वो लिख के दे देगा कि हाँ मैंने गुड्स रिसीव कर लिए हैं। तो वो एंडोर्समेंट की कॉपी चली जाएगी दोबारा किसके पास, दोनों ऑफिसर के पास और ए लिमिटेड के पास। बस यहाँ पे आपका प्रोसेस खत्म हो जाता है। यहाँ हम मान लेंगे, ऑफिसर ये मान लेगा कि डीम्ड एक्सपोर्ट हो गया। तो सिंपल सी 3 स्टेप आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि क्या प्रायर इंटीमेशन के बिना डीम्ड एक्सपोर्ट माना जाएगा कि ईओ केस में नहीं माना जाएगा? इस केस में सर रिफंड ए लिमिटेड को मिलेगा या ई लिमिटेड को? रिफंड ई लिमिटेड को मिलेगा, क्योंकि टैक्स इनवॉइस है, टैक्स पे होके आया है, ईओयू यूनिट है, वो रिफंड के लिए अप्लाई करेगा। ठीक है सर। ठीक है, चलो जी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। सर ई लिमिटेड को थोड़ी मिलेगा, ए लिमिटेड को मिलेगा ना। ए लिमिटेड ने तो टैक्स इनवॉइस बना दिया ना टैक्स चार्ज करके। देखो ए लिमिटेड ने तो टैक्स चार्ज कर लिया, ठीक है। तो ए लिमिटेड को तो कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे नॉर्मल प्रोसेस हो गया। ईओयू यूनिट जो है वो रिफंड यहाँ पे मांगेगी क्योंकि ये डीम्ड एक्सपोर्ट हुआ था। क्यों इसको डीम्ड एक्सपोर्ट मानते हैं? क्योंकि ईओयू यूनिट का पर्पस क्या है, जो गुड्स आएंगे इनको ये क्या करेगी, एक्सपोर्ट करती है ना, इसलिए इनको डीम्ड एक्सपोर्ट मानते हैं। हालांकि इसमें 2 ऑप्शन है, वो हमारे डिटेल में नहीं है। यहाँ पे ए लिमिटेड भी विदाउट टैक्स इनवॉइस भी सप्लाई भेज सकता है, ठीक है। हाँ सर। चलो नेक्स्ट है हमारा इन्वर्टेड रेटेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। ये क्या होता है बताओ, किसी को आइडिया हो तो क्या होता है इन्वर्टेड रेटेड ड्यूटी स्ट्रक्चर? सर जब इनपुट पे, जैसे मान लो हम कोई मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और उसके रॉ मटेरियल जो इनपुट्स हो रहा है उन पे जितना टैक्स लगता है और जो इतना आउटपुट टैक्स होता है वो लोअर होता है इनपुट के टैक्स से, तो हमारा जो क्रेडिट होता है वो अक्यूमुलेट हो जाता है। इस वजह से हम उसका पूरा यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते, तो इस केस में हम सब कंप्लेन करते हैं। ठीक है, सही है। देखो लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, ये कंसेप्ट केवल इनपुट्स पे लगेगा। ये सब चीजें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। इनपुट, इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स, ये 3 चीजें हमारी इनवर्ट सप्लाई में आती है ना। ये वाला कंसेप्ट इन दोनों के लिए नहीं है। अगर आप इनवर्ट सप्लाई और कैपिटल गुड्स की बात करोगे तो वो यहाँ अप्लाई नहीं होगा। तो मैं बोल रहा हूँ आप इनपुट ला रहे हो, इनपुट सपोज 12% की रेट वाले हैं और मैन्युफैक्चरर जो फाइनल प्रोडक्ट बना के आउटवर्ड सप्लाई करने वाला है, वो जो फाइनल प्रोडक्ट है आउटपुट वो आपका सपोज 5% वाला है। तो ऐसे केस में यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास अनयूटिलाइज्ड आईटीसी बचे। किसका अनयूटिलाइज्ड आईटीसी? केवल और केवल किसका? इनपुट्स। इनपुट्स का ध्यान रखना, ये 2 काट देते हैं। केवल इनपुट्स का अनयूटिलाइज्ड आईटीसी जो होगा हमारे पास, इसका हम रिफंड मांग सकते हैं गवर्नमेंट से। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, बस केवल ध्यान रखना है कि केवल और केवल इनपुट के लिए लागू होगा। चलो अब देखो यहाँ पे एक बार नोट्स में देख लेते हैं। सर मेरे को पहले ये ईओयू वाला में थोड़ा डाउट आ रहा है। जैसे ना कोई रजिस्टर्ड सर्कल मिला के ए लिमिटेड को तो कोई फायदा होना नहीं है इस डील। ए लिमिटेड को फायदा हो रहा है ना? क्या फायदा हो रहा है? मैंने बोला ना 2 ऑप्शन होते हैं इसमें। हाँ, अगर यहाँ पे बी लिमिटेड, ई लिमिटेड ये एडमिट कर ले कि मैं ना तो आईटीसी लूंगा, तो वहां पे ए लिमिटेड को रिफंड मिल जाएगा। और ए लिमिटेड तो आगे से टैक्स ले रहा है, इसको क्यों फायदा होगा? ए लिमिटेड जेब से टैक्स कहाँ दे रहा है? रिफंड तो हमें उसी चीज का मिलना चाहिए ना जो हमने जेब से दिया। तो सर एक बात बताओ, अब जैसे ये ई लिमिटेड और ए लिमिटेड दोनों पार्टी ने एग्री कर लिया, तो ए लिमिटेड टैक्स इनवॉइस नहीं बना के देगा, है ना? तो उस केस में क्या होगा फिर? उसको जो ए लिमिटेड है वो अपना आईटीसी पूरा यूटिलाइज नहीं कर पाया तो होगा नहीं ना, दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए तो सिस्टम जो चलाते हैं वो क्या चलता है कि ये अपना टैक्स इनवॉइस बना देगा,
ठीक है, तो इसको अपना आईटीसी यूटिलाइज करने को मिल जाएगा और हाँ। ई लिमिटेड जो है वो उसका रिफंड ले लेगा। तो प्रॉपर चैनल इसीलिए यही चलता है। यानी Second ईओयू कभी आईटीसी क्लेम नहीं करता है क्या? ईओयू आईटीसी क्लेम कर सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है उसको। तो इन्वर्टेड रेटेड में हमारे पास हो गया, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, इसमें रिफंड नहीं मिलेगा कौन से केस में, सॉरी ये तो आपको वो लिखा हुआ है कि दो ही केस में यूटिलाइज अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का रिफंड होता है, एक जीरो रेटेड में और एक इन्वर्टेड रेटेड में। बस ये आप चीज अंडरलाइन कर लेना कि इन्वर्टेड रेटेड में केवल इनपुट्स के केस में ही रिफंड मिलेगा, बाकी किसी केस में रिफंड नहीं मिलेगा। चलो नेक्स्ट कैटेगरी पे आ जाते हैं। अगली कैटेगरी है हमारी फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट। प्रोविजनल असेसमेंट अभी पढ़ेंगे हम, असेसमेंट वाला चैप्टर तो उसमें कवर हो जाएगा हमारा। सर एक क्वेश्चन है। हाँ, प्रोविजनल असेसमेंट में क्या होता है, देखो प्रोविजनल असेसमेंट क्यों करना पड़ता है कि रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो सेल्फ असेस नहीं कर पा रहा टैक्स, तो ऐसे केस में रजिस्टर्ड पर्सन ऑफिसर जीएसटी ऑफिसर को अप्लाई करता है प्रोविजनल असेसमेंट के लिए। फिर जीएसटी ऑफिसर आपको प्रोविजनली असेस्ड टैक्स बताता है ना। फॉर एग्जांपल जीएसटी ऑफिसर ने बोला प्रोविजनली असेस्ड टैक्स जमा करा दो 1 लाख। अब क्या होता है, इसके 6 मंथ्स के अंदर अंदर यहाँ पे फाइनल असेसमेंट होता है, और मान लेते हैं फाइनल असेस्ड टैक्स जो बताया जीएसटी ऑफिसर ने वो है 80,000। तो आपने जमा करा दिए थे 1 लाख रुपए, जबकि फाइनली टैक्स असेस हुआ है 80,000, तो 20,000 क्या हो जाता है यहाँ पे, रिफंडेबल। सेम इसका भी वही सिस्टम होगा, 20,000 का रिफंड मांगने के लिए क्या करना पड़ेगा, RFD01 फॉर्म भरना पड़ेगा विद इन 2 ईयर्स। कहाँ से 2 ईयर्स, रेलेवेंट डेट से। तो इस केस में रेलेवेंट डेट क्या होती है, फाइनल असेसमेंट की जो डेट होती है वो यहाँ पे रेलेवेंट डेट होगी। ठीक है, ये तो सिंपल है, क्लियर है। ओके सर, यस। हाँ सर। नेक्स्ट पे आ जाओ। अगर कोई एक्सेस पेमेंट कर दिया मैंने ऐसे ही, है ना, बिना किसी लाइबिलिटी के मैंने टैक्स ज्यादा जमा करा दिया, तो ऐसे केस में हम कभी भी, देखो टैक्स जो ज्यादा जमा कराया वो कहाँ जाता है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, तो उसका रिफंड कभी भी मांगा जा सकता है किसी भी रिटर्न को फाइल करते वक्त। ठीक है, तो लास्ट वाला तो हो गया हमारा सिंपल सा। अब आ रही है बात टाइम लिमिट टू क्लेम रिफंड, कि आपको कितने टाइम में रिफंड मांगना है। तो रिफंड हम मांगेंगे 2 ईयर्स के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ द रेलेवेंट डेट से। अब रेलेवेंट डेट क्या है, देखो हर केस में आपको याद करनी है। अगर गुड्स एक्सपोर्ट हुए हैं, गुड्स एक्सपोर्ट फिजिकली होते हैं ना, तो उसमें आपको अलग अलग डेट देखनी है। अगर वेसल और एयरक्राफ्ट से एक्सपोर्ट हो रहा है तो जिस दिन वो इंडिया को लीव कर देते हैं, मतलब जिस दिन वो इंडिया से बाहर जाता है। अगर लैंड से एक्सपोर्ट हो रहा है तो फिर जब वो बॉर्डर क्रॉस कर जाता है, जिसको हम कस्टम फ्रंटियर्स बोलते हैं। अगर एक्सपोर्ट बाई पोस्ट हो रहा है तो जिस दिन पोस्ट ऑफिस ने डिस्पैच कर दिया गुड्स। ठीक है, ये 1-1 आपको याद करने हैं सारे, 1 to 1। अगर मैं बात कर रहा हूं डीम्ड एक्सपोर्ट्स की, तो फिर जिस दिन डीम्ड एक्सपोर्ट की रिटर्न फाइल होती है वहां से 2 साल। अगला, अगर मैं बात कर रहा हूं रिफंड ऑफ इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज का अगर एक्सपोर्ट हुआ है, देखो सर्विसेज के एक्सपोर्ट में क्या डेट है, 2 केस है इसमें। इस सर्विस पहले हो चुकी है, पेमेंट बाद में आ रहा है, तो जिस दिन पेमेंट आ रहा है वहां से 2 साल ले लेना। और अगर सर्विस बाद में हो रही है, पेमेंट पहले आ चुका है, तो पेमेंट अगर पहले आ गया तो जिस दिन इनवॉइस इशू करते हैं वहां से 2 साल ले लेना। आ रहा है समझ में। अगर कोई ऑर्डर की वजह से रिफंड मिला है तो कोर्ट के या फिर एपेलेट अथॉरिटी के, तो उस ऑर्डर की डेट से 2 साल। इन्वर्टेड रेटेड के केस में हमें लेना है जिस मंथ का हम रिफंड ले रहे हैं उसकी 39 की ड्यू डेट से,
ठीक है, ये प्रोविजन हो सकता है चेंज हुआ हो, तो इसको मैं एक बार चेक करके आपको बता दूं। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोविजनल असेसमेंट के केस में, अभी अभी हमने बात की थी, तो जो फाइनल असेसमेंट की डेट है वहां से फाइनल असेसमेंट का ऑर्डर आता है हमारा ASMT 07 में, ये फाइनल असेसमेंट का ऑर्डर आता है। तो ये जो फॉर्म की डेट होगी ना, इस डेट से हमें 2 साल लेने। और अगर रिफंड सप्लायर के अलावा कोई मांग रहा है, मतलब रेसिपिएंट मांग रहा है, तो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज से 2 साल काउंट करने हैं। और इनके अलावा अगर कोई केस बच जाता है तो डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स से 2 साल। इंटरेस्ट पे आते हैं हम। अब बात कर रहे हैं कि अगर रिफंड मिल रहा है तो रिफंड के टाइम पे इंटरेस्ट भी मिलेगा क्या हमें? तो देखो, आपको ध्यान रखना है, आप पहले ये 2 सेक्शन देखो। सेक्शन 56 वाला, सेक्शन 56 में जो रिफंड दे रखा है उसको देखना पहले। ये बोल रहे हैं कि आपने जो फॉर्म भरा है RFD 01, ठीक है, कितने टाइम में भर सकते हैं ये फॉर्म हम? रेलेवेंट ईयर के 2 इयर्स के अंदर अंदर। इस RFD फॉर्म से गवर्नमेंट के पास 60 डेज का टाइम होगा। अगर गवर्नमेंट 60 डेज में आपको पैसा दे देती है, देखो अगर मैं बोलूं कि गवर्नमेंट ने यहाँ रिफंड कर दिया तो इंटरेस्ट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो यहाँ हम बोल देंगे नो इंटरेस्ट पेएबल, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा आपको। अब दूसरा केस, अगर रिफंड 60 दिन बाद दे रही है गवर्नमेंट, तो यहाँ रिफंड मिल रहा है, तो अब इंटरेस्ट मिलेगा 6%। अब इंटरेस्ट मिले क्या रेट से? 6%। तो इसमें 2 केस है, देखो ध्यान रखना। यहाँ इंटरेस्ट पेएबल होगा, और इंटरेस्ट पेएबल कहाँ से होगा पहले ये भी बताओ। ये 60 डे के एंड से, स्टार्टिंग फ्रॉम एप्लीकेशन फर्स्ट डे, है ना। इंटरेस्ट जो है ना वो स्टार्ट यहाँ से होगा, ध्यान रखना। अब बात है, इसमें 2 टैक्स रेट है, एक नहीं है। 2 कौन कौन सी है? अगर कोई रिफंड मिल रहा है एपेलेट अथॉरिटी या फिर ट्रिब्यूनल, GST एपेलेट ट्रिब्यूनल या फिर कोर्ट, यहाँ से रिफंड ग्रांट हो रहा है ना, तब तो टैक्स की रेट होगी 9%, इंटरेस्ट की, सॉरी। और अगर नॉर्मल अदर तरीके से मिल रहा है अदर केसेज में, तो फिर इंटरेस्ट की रेट होगी 6%। ठीक है, आ गया समझ में? तो 2 इंटरेस्ट की रेट है, देखो यहाँ पे आपके पास। तो 9% का मिलता है जब कोई अपील में जाके हमें रिफंड मिल रहा होता है, तो 9% की रेट से मिलेगा, और नॉर्मल में 6% की रेट से मिलेगा। ये तो हो गया कि जब हम रिफंड क्लेम कर रहे हैं RFD 01 फॉर्म भर के, तो 60 दिन में नहीं मिलेगा तो इंटरेस्ट मिलेगा। एक और केस है, कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट आपका रिफंड रोक लेती है ना। मतलब रिफंड मांग लिया आपने, रिफंड रोक लिया उन्होंने। अब क्यों रोक लिया उन्होंने? हो सकता है कोई और टैक्स पीरियड की लायबिलिटी आपके ऊपर होगी, इसलिए रोक लिया होगा। तो किसी भी रीजन से टैक्स रिफंड रोका है, तो वो और जब भी रिफंड आपको मिलेगा तो उस पे 6% की रेट से आपको इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। वहां पे 60 डेज वाली कोई कंडीशन चेक नहीं करनी होती। एक लास्ट इसमें प्रोविजन है, देखो, अगर 1000 रुपीज तक का कोई भी रिफंड होगा तो उसको भूल जाना, नॉट रिफंडेबल। 1000 रुपए तक की अमाउंट अगर आप मांगते हो गवर्नमेंट को, तो वो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। पर सर ये अक्यूमुलेट तो हो सकती है ना? क्या? पर ये आगे मान लो जैसे अभी 1000 का है, हाँ, मैंने रिफंड की एप्लीकेशन डाल दी तो हाँ, मेरे को नहीं मिला। हाँ। अब मेरा आगे चल के 1000 रुपए का रिफंड और बन गया, तो मैं आगे 2000 का ले सकता हूँ। वो तो आप रिफंड क्लेम की बात कर रहे हैं अपन। अगर एक रिफंड फॉर्म में 1000 रुपीज तक का ही रिफंड है तो नहीं मिलेगा। अगर तुम एक से ज्यादा टैक्स पीरियड का रिफंड एक साथ मांग रहे हो, तो वहां पे रिफंड का अमाउंट ज्यादा हो रहा है, तो वो मिल जाएगा। ठीक है। ठीक है, और रिफंड नहीं मिल रहा तो इसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलने का सवाल ही नहीं। हाँ। क्लियर है पूरा चैप्टर रिफंड वाला?
हाँ क्लियर है। एक बार वाला पॉइंट एक बार वापस से बोल दो कि वो क्या कहते हैं, कौन सा वाला? ये जब रिफंड गवर्नमेंट अपना रिफंड रोक लेती है। गवर्नमेंट रिफंड रोकती है, देखो बहुत सी सर्कमस्टांसेस में क्या होता है, गवर्नमेंट आपसे टैक्स की रिकवरी करने वाली है ना, या फिर आपने रिटर्न तो भर दी, जैसे GSTR 1 भर दिया आपने, हाँ है ना, और GSTR1 में टैक्स लायबिलिटी भी दिखा दी आपने, पर गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया आपने टैक्स। हाँ तो अब ऐसे केस में क्या होता है, वो आपका रिफंड रोक लेती है। हाँ अब पैसा रोका है ना गवर्नमेंट ने, हाँ तो पैसा रोका है तो इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा उनको। मतलब रिफंड में कोई दिक्कत नहीं है, रिफंड तो मिलने वाला था आपका, पर गवर्नमेंट ने विद हेल्ड कर रखा है, रोक रखा है। तो जितने टाइम के लिए वो रोकेंगे उतने टाइम का वो आपको 6% से इंटरेस्ट देंगे उसके ऊपर। अच्छा, कितने टाइम के लिए? हाँ, पर ये 61st डे के बाद ही देंगे ना? इसमें 60 डेज का कोई रूल नहीं है, ये तो जिस दिन उन्होंने पेमेंट रोक लिया आपका वहां से इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, नहीं तो जैसे मैंने रिफंड की एप्लीकेशन लगा दी हम्म है ना, और मेरा रिफंड भी पास है, मतलब मिलेगा ही मिलेगा, पर गवर्नमेंट ने रोक लिया रिफंड, हम्म तो मेरे को एप्लीकेशन डेट से मिलेगा इंटरेस्ट, या फिर गवर्नमेंट ने तो मान लो 90 डेट 90 दिन के बाद उन्होंने बोला कि ठीक है हम आपका रिफंड रोक रहे हैं, और 30 दिनों के लिए रोक रहे हैं, तो ये 30 60 दिनों दिन 60 डेज की अगर यहाँ पे टाइम देखते ना, 60 डेज का तो गवर्नमेंट के पास टाइम ही है, विदाउट इंटरेस्ट तक वो रख सकते हैं आपका पैसा, है हाँ ना। तो अगर फर्स्ट केस में भी जो तुम जो केस बना रहे हो उसकी बात करें, तो वहां पे 61st डे के बाद ही स्टार्ट होगा, क्योंकि 60 डेज तक तो लाइबिलिटी अराइज नहीं होती उनके ऊपर रिफंड देने की। हाँ 60 दिन के बाद जाके उनके ऊपर होता है कि वो इंटरेस्ट पे करेंगे। अच्छा ठीक है, तो उसको तो विद हेल्ड बोलते ही नहीं एक तरीके से हम। ठीक है। और अगर गवर्नमेंट ने अपना पैसा 45th डेज पे रोक दिया तो 45वें दिन से इंटरेस्ट जुड़ना उससे शुरू हो कोई जाएगा? फर्क नहीं है ना, मैं बोल रहा हूँ आपको 60 डेज तक अगर वो पेमेंट नहीं करते तो उसको तो विद हेल्ड बोलेंगे ही नहीं ना हम। विद हेल्ड का मतलब तो क्या हुआ कि 60 डेज तक भी नहीं देते वो लोग, तो फिर वो बोलते हैं कि हमने रोक रखा है आपका पैसा। ठीक है 60 डेज तक तो उनको मना ही नहीं कर रखा किसी ने, वो दे सकते हैं आराम से रिफंड। ठीक है।